Hi friends, my name is Kanhaiya Patel. In this video, we'll study chapter number 3, Indian Constitution of Class 8 SSGSEB textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 8वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक है जीएसईबी सिलेबस की। फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों मेरे चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉरवर्ड भी कीजिएगा। Friends, this chapter Indian Constitution will actually tell us about what the Constitution is, how it was made from the beginning, and what exactly have we received from this Constitution. तो दोस्तों हमको ये चैप्टर ये पढ़ाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कब बना, किन लोगों के हेल्प से बना और इनसे हमको क्या क्या मिला है, क्या क्या हमको अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हमारा संविधान हमको देता है, हमको सिखाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना क्योंकि ज़िंदगी भर हमको काम आएगा। प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ लॉन्ग टाइम। Haley, Priyanshi and Sachin were watching the final match of the World Cup of 2011 on TV with their parents. तो अपने पेरेंट्स के साथ हेली, प्रियांशी और सचिन वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे थे 2011 में टीवी पर। एन एग्जिस्टिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एक एक्साइटिंग मैच चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका? इंडिया या श्रीलंका वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? श्रीलंका हैड पुट अ चैलेंज टारगेट ऑफ फॉर इंडिया टू अचीव, बट विद द फियरलेस बैटिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वनडे वर्ल्ड कप। तो महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग की वजह से एक चैलेंजिंग टारगेट जो श्रीलंका ने सेट किया था, भारत ने वो जीत लिया। एवरीवन वाज रिजॉइस्ड इन विक्ट्री, हर कोई खुशी से एंजॉय कर रहा था। हेली सेड टू हर मदर वाइल वाचिंग द टीवी। हेली ने अपनी मम्मी को टीवी देखते हुए पूछा, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड रिजल्टेड इन अ टाई, व्हाट डज दैट मीन? तो मम्मी को उसने पूछा कि मम्मी प्रीवियस मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में थी वो टाई हो गया था, उसका मतलब क्या है? नीताबेन सेड, हेली फॉर द पॉपुलर गेम्स लाइक क्रिकेट द आईसीसी हैज़ अ सिस्टमेटिकली फॉर्मल रूल्स। तो एक पॉपुलर गेम जो क्रिकेट जैसा है, आईसीसी ने उसके रूल्स बनाए उस सिस्टम को उसको सिस्टमेटिकली चलने के लिए। अ टाई इन अ मैच मीन्स बोथ दी टीम्स हैव एन इक्वल स्कोर। एक टाई का मतलब है दोनों टीम्स को इक्वल स्कोर मिला गया है। इवन दी गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ओन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। तो फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे गेम्स के भी अपने रूल्स होते हैं। इफ़ अ गेम हैज़ सो मेनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉपुलस नेशन वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स। तो अगर एक गेम को रूल्स है तो हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इतने पॉपुलस नेशन को चलने के लिए वेल फ्रेम रूल्स भी होने ज़रूरी हैं। तो हियर वी हैव द प्रीएम्बलम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बलम यहाँ पे लिखा गया है। अ सिस्टमैटिक कंपिलेशन ऑफ द सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एक कंट्री को चलाने के लिए जो सिस्टमैटिक रूल्स बनाए जाते हैं उसको उस कंट्री का संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म। वो लिखित में हो सकता है या लिखित फॉर्म में हो नहीं सकता है, ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बलम। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रीएम्बलम से शुरू होता है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज द डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान वो एक गोल सेट करता है जिसको अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है और राष्ट्रीयता यूनिटी भी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को उसने अपना काम करना चालू किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स एंड लीडर्स। बहुत ही प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्विश और प्रोमिनेंट लीडर्स थे उसमें जिन्होंने मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया था। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका पॉलिटिकल विजन और उनका फोरसाइटनेस को एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में उसमें ढाला गया था। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह,
एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गाइडेंस मिले लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, इन सभी ने अपना गाइडेंस दिया था। फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड दी पारसी कम्युनिटी। तो पारसी कम्युनिटी को HP मोदी ने रिप्रेजेंट किया था और फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था इसमें। The committee had various constitution scholars like Aladi Krishna Swamy, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi etc. इस कमेटी में बहुत बड़े विद्वान भी थे, जैसे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी इत्यादि। There were female members like सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू जैसे फीमेल मेंबर्स भी उसमें थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटीज़ टू टेक केयर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छोटी छोटी सब कमिटीज़ भी इसमें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के दूसरे एस्पेक्ट को भी देख रहे थे। द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गिव द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो B.R. अम्बेडकर लीड कर रहे थे, उन्होंने हमारे संविधान को फाइनल शेप दिया। टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years and 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 166 मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। On 26 January 1949, the committee passed the constitution which was enforced on 26 January 1950। 26 नवंबर 1949 को ये कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 से किया गया है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर्स हैं, उनका फ़ोटो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी है, सरोजिनी नायडू है, कन्हैयालाल मुंशी है, सभी का फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यू कैन सी द फोटोज़ ऑफ द एस्टीम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर हियर। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इफ़ देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता? नो कंट्री कैन रन फंक्शंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मेनी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बहुत सारे ध्येय भी होते हैं जो पूरे करती है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव्स द एथोस एंड द आइडियाज़ ऑफ आर कंट्री। हमारे कंट्री के एथोस और आइडियाज़ जो है वो अच्छे तरह से उसमें दर्शाए गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट अ कंट्री वुड हैव। वो किस तरह की सरकार हमारे देश में रहेगी उसके बारे में वो बताता है। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर कंट्री। हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलना चाहिए। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट आर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन आर बिहाफ। तो डेमोक्रेटिक पद्धति से हम हमारे हमारे लीडर्स नेताओं को चुनते हैं जो हमारे कंट्री बिहाफ पर हमारे बिहाफ पर कंट्री को चलाते हैं। हाउएवर देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे संविधान भी है, ऐसे चीज़ें भी हैं जहां हम हमारे लीडर्स को दिए हुए पावर को चेक कर सकते हैं अगर उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है तो। सेलियन फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन से हैं? डेमोक्रेटिक रूल। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट बनाने का। जनरली इलेक्शंस आर हेल्ड इन आर कंट्री एवरी 5 years। अक्सर हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में। सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। 18 साल से बड़े वाले उम्र वाले सिटीजन्स, भारत के जो नागरिक हैं, वो अपना वोट दे सकते हैं। वी कैनॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी हो नहीं सकती है, इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन देयर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। भारत के सारे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में अपनी जवाबदारी पूर्ण करते हैं। Any voter of the country can contest an election irrespective of his or her religion, caste, class और gender। हर कोई भारतीय नागरिक अपने इलेक्शंस में खड़ा रह सकता है, वो आदमी हो या औरत हो, जात प्रजाति जेंडर देखे बगैर। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 years। जो हमारे नेता होते हैं वो 5 साल तक रूल करते हैं। एवरी सिटीजन एन्जॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन्स ऑफ हिज और हर चॉइस एंड वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को सिलेक्ट करने की चॉइस है, बोलने की इंडिपेंडेंस है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स भी है।
Secularism. A secular nation means that the government does not form to the norms of any particular religion in the system of the governance. तो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट किसी एक धर्म के आधार पर अपने गवर्नेंस को नहीं चलाता है, किसी एक पर निर्भर नहीं होता है. सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, सेक्ट और रिलीजन. तो हर भारतीय नागरिक को भेदभाव नहीं करते हैं उनके विश्वास देखे कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है. एवरी सिटीजन एन्जॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और चॉइस. तो हर नागरिक को उसके रिलीजन के चॉइस को देने का फ्रीडम दिया गया है और वो उस हिसाब से रह सकता है. Republic means a government that obtains power from people directly or indirectly. Republic मतलब ये वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको पावर मिलता है. We have adopted a democratic republic system of government, which means that the powers are not limited in the hands of the few privileged people. Rather than it is accessible to all the citizens irrespective of their class, caste, religion और gender. तो हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट जहाँ पे पावर कुछ लोगों के हाथों में नहीं दिया गया है, ये सभी लोगों के हाथ में है. जो उसके जो इरेस्पेक्टिव को किसी भी कास्ट के हो, धर्म, जाति के हो, प्रजाति के हो या उनकी जेंडर कोई भी हो. सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होता है? ऊपर प्रेसिडेंट है, फिर यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट और लोकसभा है, बीच में एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट है. ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है. फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स. द प्रेसिडेंट इज देयर, देन देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट एंड द लोकसभा. ओवर देयर इज एग्जीक्यूटिव्स इन द सेंटर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देयर इज जुडिशरी सिस्टम विच हैज द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट. देन देयर इज द स्टेट गवर्नमेंट वेयर देयर इज गवर्नर एट द टॉप, देन देयर इज लेजिस्लेटर, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, and then there is executive chief, there's the chief minister and the council of ministers and the local administration, which again has the municipal corporations and the panchayats. And the end there is judiciary, high court and the district court and subordinate court. State government का system भी देख लेते हैं दोस्तों. तो राज्य स्तर पर ऊपर गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेचर होता है और नीचे स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे विधानसभा या विधान परिषद हो. बीच में चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं. एंड में जुडिशरी होता है जहाँ हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सबसे नीचे लेवल पर सबॉर्डिनेट कोर्ट होता है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो सिस्टम देखा, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लॉ एनेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है, लोग वोट देते हैं और उसी हिसाब से हमारा पूरा फंक्शन चलता है गवर्नमेंट का. So we've seen the system, how our government works. The representative, they enact the law, it is implemented and people put vote, and that's how the whole constitution runs. Legislature, executives and judiciaries are the organs of the body of the गवर्नमेंट बॉडी के लेजिस्लेचर्स, एक्सिक्यूटिव्स और जुडिशरी उनके हिस्से हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स है. लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, लेजिस्लेटर नियम कानून बनाते हैं. एक्सिक्यूटिव्स विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट द लॉज एंड द जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस. तो एग्जीक्यूटिव्स इन लॉज को, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, सिविल ऑफिसर्स की मदद से उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी देखती है कि लोग उसको फॉलो करें और उनको जस्टिस भी प्रोवाइड करती है. फेडरल स्टेट. इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट. इंडिया एक फेडरल स्टेट है. देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फोर्स लॉज. तो सब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं जिसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज फ्रेम करती है. देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें ऐसे 3 लिस्ट है जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं. Laws formed by the central government are applicable to the entire nation. सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज फ्रेम करती है वो पूरे नेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं. Fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949. but was put in use on 26 जनवरी 1950. फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन सिटीजन्स को जो प्रोवाइड करती है हमारा संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को बनाए गए थे, अपनाए गए थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 को. द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स गारंटी दैट द सिटीजन्स ऑफ द लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहैबिट द कंट्री. तो वो फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को गारंटी देती है को यहाँ एक पीसफुल लाइफ ले सकते हैं जहाँ तक वो इनहैबिट इस कंट्री में रहते हैं. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. तो इंडियन सिटीजन को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसमें वो कॉमन ही होते हैं.
तो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इंक्लूड, तो इंडियन सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए इंडिविजुअल कौन से हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे, कानून के आगे सब लोग इक्वल है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उनको अपना रिलीजन चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था, फ्री होते हैं उसमें। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन और पीसफुल असेंबली का उनको फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने बोलने का, एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करने का फ्रीडम है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के लिए उनको वो हक दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चैप्टर था जो यहाँ खत्म हो गया है। फ्रेंड्स, चैप्टर हैज़ फिनिश्ड हियर विच इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान गुरुवाणी एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मेरे चैनल ज्ञान गुरुवाणी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।